कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे भाषा और व्याकरण। ये 4th क्लास के हिंदी का व्याकरण का पहला चैप्टर है, भाषा और व्याकरण। तो इसमें भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती है और कैसे इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इनको समझ गए तो आप बहुत आसानी से इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और इनके फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह इजीली आप फील कर सकते हैं अपने आप, और इन्जॉय के साथ आप करेंगे अगर आप इनको सीख गए तो चलिए बेटा, हम आपको सिखाते हैं कि भाषा और व्याकरण कैसे सीखा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है और कैसे इसके बारे में पढ़ा जाता है। रमेश ने अपने हाथ को मुंह की ओर ले जाकर इशारा किया। माँ उसके इस संकेत को समझ गई कि रमेश को भूख लगी है। माँ ने रमेश को खाना दे दिया। रमेश फिर अपने हाथ यहाँ वहाँ हिलाकर संकेतों में माँ को कुछ समझाने लगा, लेकिन माँ को कुछ भी समझ नहीं आया। दोनों को बहुत परेशानी हो रही थी। वास्तव में यह अपने मन की बात हर संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यदि रमेश और माँ परस्पर बातचीत करें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि ये दोनों, जो माँ और ये बेटा है रमेश और इनकी माँ है जो, ये दोनों आपस में इशारों में बातें कर रहे हैं। मतलब अभी तक इन्होंने मुंह से बातें नहीं की है, सिर्फ इशारों में बातें की है। और पहला तो समझ गई कि भाई उसको भूख लगी है तो उसको खाना दे दे, लेकिन बाद में रमेश ने क्या बोला अपनी माँ से वो समझ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, और ना ही वो अच्छे से समझा पा रहा था रमेश अपनी माँ को कि भाई मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं। तो रमेश: माँ, हमारी अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर ले जाएंगी। माँ: बेटा, पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे? रमेश: बाल भवन। माँ, हमें कुछ रुपए भी जमा करवाने हैं। माँ: ठीक है बेटा, कल ले आना। देखो बच्चों, जो बात संकेतों से समझ नहीं आ रही थी उसे रमेश तथा माँ ने बोलकर और सुनकर कितनी आसानी से समझ लिया। मतलब कि यहाँ तक तो वो सारी बातें इशारों में कर रहे थे कि भाई भूख लगी है या फिर और कोई बात बोल रहा था रमेश, तो माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अब रमेश ने जब मुंह से बातें बोलना शुरू किया कि माँ, मेरी अध्यापक जी ने मुझे मतलब पिकनिक पर ले जाएंगी, तो माँ ने भी उसका जवाब दिया और रमेश ने फिर आगे बात को बढ़ाया। तो इस तरीके से उन दोनों माँ बेटों ने अच्छे से बात की, एक दूसरे को समझा और उन एक दूसरे की बातों को अच्छे से उन्होंने समझ लिया। मतलब कह सुनकर दोनों ने अच्छे से बात को समझा। बाद में रमेश ने अपनी नानी को पत्र लिखकर बाल भवन में मनाई गई पिकनिक की सूचना दी। मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो वो जो पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे कि एक दूसरे को पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर एक दूसरे का हाल जानते थे, अपने मन की बातें बताते थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे। तो नानी ने पत्र पढ़कर पिकनिक के बारे में जाना। भाई उन्होंने पढ़ा तभी तो जाना, पढ़कर जाना ना। तो बातें तो उनकी कोई हुई नहीं थी कि भाई पहले कोई फ़ोन नहीं था तो कोई बातें हुई नहीं थी, तो सिर्फ पढ़कर ही उन्होंने रमेश की सारी बातें जानी कि उन्होंने पिकनिक कैसे मनाई, कैसे क्या वहाँ पे बाल भवन में पिकनिक मनाई गई थी, सारी बातें पढ़कर जानी। इस प्रकार हम बोलकर तथा लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, सुनकर तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं। इसका कहने का मकसद ये है कि जब हम अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, मतलब कि दूसरों को कहते हैं और सुनते हैं, तो सुनकर और पढ़कर एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? भाषा कहलाती है। ये सारी चीज़ें भाषा कहलाती है। तो भाषा को असली डेफिनेशन या फिर यूँ कह लो कि इसको किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे वो मैं आपको भी साधारण से शब्दों में बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में इजीली आ जाएगा। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि
जिस साधन के द्वारा, यानी कि वो जो जरिया जिसके जरिए हम अपने मन की बात को, अपने भावों को, जो हमारे मन में चल रहा है, हमें क्या किसी को बोलना है, किसी को कुछ कहना है, वो जो भाव हमारे अंदर चल रहा है कि दूसरों के सामने कैसे रखें, बोलकर या लिखकर या कैसे रखें। तो जो हमारे मन में भाव चल रहे हैं, उन भावों को समझना भाषा कहलाता है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो मौखिक भाषा क्या होती है कि जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा का रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मतलब कि जब हम अपने शब्दों में अपनी बातों को बोल रहे हैं, कि भाई हम बोल के बात बता रहे हैं किसी को, तो वो मौखिक भाषा कहलाता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए कि अगर हम मुंह से बात कर रहे हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे कि बातचीत करना, कहानी सुनना, भाषण देना, पढ़ना आदि। जैसे कि हम यहाँ पर बातचीत करना, भाई एक दूसरे से बातें करते हैं, हम कहानी सुनते हैं, कहानी कहते हैं। हमारी दादी माँ, नानी माँ हमें कहानी सुनाती है तो मुंह से सुनाती हैं, मुंह से बोल कर सुनाती हैं। तो वो होता है मौखिक भाषा। भाषण दे रहे हैं जो मुंह से बोल कर दे रहे हैं, और पढ़ना हो गया, वो सब भाषा के मौखिक रूप होता है। अब होता है भाषा का लिखित रूप कौन सा है, कैसा है। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम अपनी बातों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, मतलब कि भाई हम, जैसे रमेश ने अभी नानी माँ को चिट्ठी लिखी थी, तो वो क्या करा, उन्होंने लिखकर अपनी बातें बताई थी। तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। भाई बातें तो उसने बताई ही है, लेकिन मुंह से तो नहीं बताई, लिख के बताई है। तो जो लिख कर बताते हैं वो होता है लिखित भाषा, और जो मुंह से बताते हैं वो होती है मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा के उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि पत्र लिखना, कहानी लिखना, निबंध लिखना, समाचार पत्र लिखना। ये समाचार पत्र में भी हम अपनी बातों को लिखकर पेश करते हैं। तो ऐसे ही जो बातें लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट की जाती है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। बच्चों, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है। कुछ अन्य भारतीय भाषाएं इस प्रकार है। भारत में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। इसी तरीके से भारत में अनेकों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको हर भारतीय समझता है तथा बोलता है। अगर हम हिंदी को केरल राज्य में बोलेंगे तो वहाँ के लोग ज़रूर इस भाषा को समझेंगे, और अगर हम मलयालम भाषा को बोलेंगे गुजरात में तो क्या वो समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हिंदी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जो सारे भारत में बोली जाती है, तभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, और वो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। व्याकरण, तो अब हम समझ लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। व्याकरण के अध्ययन से भाषा के नियमों का पता चलता है। मतलब कि जब हम कोई भाषा बोल रहे हैं और वो हमने गलत बोल दिया, गलत तरीके से बोला या गलत तरीके से पढ़ा या गलत तरीके से लिखा, समझा, जो भी कुछ है, तो वो क्या है, वो रॉन्ग है, वो गलत है, वो
वो किसके जरिए ठीक होगा? व्याकरण के जरिए। जो व्याकरण उनकी अशुद्धियों को शुद्ध करता है, जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उनकी अशुद्धियों को शुद्ध करता है, वो व्याकरण कहलाता है। सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। मतलब कि भाषा में जो अशुद्धि हो जाती है, जो गड़बड़ हो जाती है, जो गलतियाँ हो जाती है, उसको व्याकरण सुधारता है। सीधे सिंपल शब्दों में समझा जाए तो व्याकरण भाषा के गलतियों को सुधारता है। जो भाषा में लिखते समय, बोलते समय, समझते समय कोई गलतियाँ हो जाती है, अशुद्धियाँ हो जाती है, उसको व्याकरण शुद्ध करता है। तो डेफिनेशन में बोलेंगे, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। अब जैसे कि मान लो, अब बोलोगे कि शुद्ध कैसे, अशुद्ध करवाया, कैसे शुद्ध करवाया, तो ये है कि जैसे मान लो कोई सेंटेंस है कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। ये क्या बात हुई? खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश को ही काट देंगे तो फिर गाजर कैसे खिलाएंगे? तो ये गलत है। तो क्या सही क्या बोलेंगे हम? गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, या फिर खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। ये एकदम सही है। तो ये जो हमने सही किया है, ये किसके जरिए किया है? व्याकरण के जरिए। व्याकरण कैसे कैसे काम करता है कि कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, कैसे उसको बोलना है, ये सब व्याकरण के जरिए बातें बताता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या है, उसका क्या मेन महत्व है, क्या कैसे काम करता है। तो आई होप बच्चों आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।